हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू अप्रोच द फिजिकल केमिस्ट्री। एज वी ऑल नो दैट फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशली न्यूमेरिकल पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर HPTGT कमीशन एग्जाम। चाहे आप मेडिकल फील्ड से हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड से हैं, बट फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल दोनों पार्ट में आपके पास देखने को मिलते हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये डाउट रहता है कि HPTGT कमीशन एग्जाम के लिए जो न्यूमेरिकल्स की अप्रोच है वो कहाँ तक आपकी होनी चाहिए। आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, किस तरीके से आपने फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में करके जानी है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात तो ये कि फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें से 2-3 ऐसे चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और कुछ 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से अल्टरनेटिवली क्वेश्चंस आते हैं, या हो सकता है कि उस चैप्टर से क्वेश्चंस आए ही ना, तो आप उनको कम प्रायोरिटी भी दे सकते हो। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट एंड हियर इज हाउ टू अप्रोच फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे चीजें जो हैं वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपने हाथ से लिख के नहीं देखोगे, यहाँ पे चीजें सॉल्व आपकी नहीं होंगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें फिजिकल केमिस्ट्री मेंशन है, देन यू हैव टू गो फॉर द कंसेप्ट। देन आपको फॉर्मूलेज पे जाना होगा, फॉर्मूलेज को जो है वो आपको 1 by 1 स्टडी करना होगा, देन उनको अप्लाई करना होगा न्यूमेरिकल पार्ट पर। और ऐसा है कि फिजिकल केमिस्ट्री को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक आपका हो जाता है कंसेप्ट वाला पार्ट और एक आपका हो जाता है न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। तो कंसेप्ट पढ़ना भी जरूरी है, बिकॉज अगर HPTGT कमीशन एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, वो आपसे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन इतना भी नहीं पूछता है। या हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स पूछ ले तो थ्योरी ना पूछे, या हो सकता है कि थ्योरी पूछ ले और न्यूमेरिकल्स ना पूछे। क्लियर? कुछ भी वाइस वर्सा हो सकता है, बट आपने क्या है, अपनी अप्रोच सही रखनी है, सही तरीके से चीजों को एनालाइज करना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लिखा है। दिस इज लिटिल बिट अबाउट थ्योरी वाला पार्ट भी है इसमें। और अगर मैं इसके आपके न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो जैसे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, या फिर आपका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है, या इज इक्वल्स टू एच म्यू है, तो वहां से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है मोल कंसेप्ट। अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूं, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं पता है, आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर है ये। मतलब इस चैप्टर को तो आप हर हालत में कर ही जाएं, क्योंकि मान लो अगर नहीं आपको आगे चीजें आती हैं, क्या पता आपको स्टार्टिंग की कुछ चीजें पता हो और बाद में सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। मोल कंसेप्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बेसिक सा पार्ट है, इसे डेफिनेटली करके जाना है। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन, देन स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं यहाँ पे टॉप मोस्ट चैप्टर्स की बात करूं जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो एक हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टेट ऑफ मैटर। हालांकि ये बाकी के जो चैप्टर हैं थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं उसके बाद रख सकती हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम से अभी तक इतने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही हैं। और सॉलिड स्टेट से मैक्सिमम क्वेश्चन डिफेक्ट्स के ऊपर पूछे जाते हैं, एंड सरफेस केमिस्ट्री से भी एक ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड इट इज लिटिल बिट हाउ कंसेप्ट वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। बट अगर एक न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, एंड केमिकल काइनेटिक्स, एंड देन आपका आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें सॉल्यूशन और मोल कंसेप्ट और केमिकल काइनेटिक्स 3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से डेफिनेटली आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप अल्टरनेटिव में चल सकते हो, एक आप साइड वाइज एक ऑप्शन रख सकते हो, बट मैं फिर भी यही सुजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी आप करके जाएं। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम फिजिकल स्टडी को अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा
कि डिफरेंशिएट कर लो चीजों को। एक आपका हो जाएगा यहाँ पे कंसेप्ट वाला पार्ट, दूसरा आपका क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट। सो यू हैव टू गो फॉर फर्स्ट दैट कंसेप्ट। एक बार चीजें वहां पे स्टडी तो करनी ही पड़ेंगी, तभी जाके फॉर्मूला का पता लगेगा, बट यहाँ पे डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। यू हैव डायरेक्ट गो फॉर द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि पेपर में भी टाइम बचे और आसानी से क्वेश्चन भी हो जाए। ठीक, एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, डेरिवेशन पार्ट को ऐसे देख लो एक बार, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप तो आपका हमारा हो गया, दैट इज डिफरेंशिएट कर लो चीजों को। उसके बाद बनाओ अपने नोट्स। एटलीस्ट इतना ट्राई करो कि एक बार अपने हाथ से चीजों को लिख सको, क्योंकि अगर आप एक बार भी लिख लोगे ना तो चीजें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी, और अगर बार बार रिवाइज नहीं भी किया तब भी दिमाग में आता है कि हाँ ये चीज स्टडी करी थी हमने। सो इजी और रिलैक्स वे में चलना है, बट आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि नोट्स आपके खुद अपने हाथ से भी बने होने चाहिए। आपको नोट्स वैसे प्रोवाइड होते हैं, लेकिन अगर आप अपने हाथ से भी एक बार करके चीजों को देखेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो सेकेंड स्टेप हमारा होता है नोट मेकिंग का, एंड देन प्रैक्टिस। अब हाथ घिसाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड टू फिजिक्स है, मैथ्स भी है, और मैथ्स हम याद नहीं कर सकते। वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट, चीजें क्लियर होनी चाहिए, न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व होगा तभी वहां पे हमें क्वेश्चन का आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हर पार्ट में न्यूमेरिकल ही आपका आता है, कभी कभी वो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। जैसे अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो उन्होंने पूछ लिया कि हाफ लाइफ पीरियड में कौन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और एक और बात कि न्यूमेरिकल्स पे तो हमने फोकस करना ही है, बट फिजिकल केमिस्ट्री में जितनी भी आपकी डेफिनेशंस है ना उनको भी ध्यान से स्टडी करना है। डेफिनेशंस होगी और साथ में यूनिट्स, ये दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई चैप्टर में ऐसी लाइन है जहां पे डायरेक्ट उसका हम एप्लीकेशन बेस्ड यूज कर रहे हैं, जैसे अगर सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वहां पे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में पढ़ते हैं, दैट इट इज यूज्ड एज अ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, तो वहां पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। या फिर उन्होंने पूछ लिया कि बताओ इन ऑप्शंस में से मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसका है। सो दिस इज आल्सो द डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि बहुत डीप में आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट पार्ट भी आता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। न्यूमेरिकल से ज्यादा प्रायोरिटी वैसे मैं उसी को दूंगी। सो यहाँ पे हर एक जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा ना उसे ध्यान से देख के जाना है। फॉर एग्जाम्पल बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, उनकी एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन पे क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स पे अभी तक हालांकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। ठीक, सो किस तरीके से आपने फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, सबसे पहले तो बुक खोल लो। बुक्स के बारे में भी बताऊंगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। डिफरेंशिएट कर लो, एक चैप्टर को एटलीस्ट 2-2 बार रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ, फिर जो है न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे जाओ और बार बार प्रैक्टिस करो। यही एक तरीका होता है। आप कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे सब यही कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में यू हैव टू प्रैक्टिस। कोई दिमाग में ऑस्मोसिस के थ्रू चीजें नहीं जाएंगी, प्रैक्टिस करोगे तभी वहां पे चीजें जो है वो आपके पास फ्रूटफुल होती हुई देखने को मिलेंगी। अब अगर मैं आगे बात करूं व्हाट टू स्टडी, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो जितने भी एटॉमिक थ्योरीज दी गई या एटॉमिक मॉडल्स आए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है स्पेशली डाल्टन के बाद आपका आ जाएगा रदरफोर्ड, थॉमसन, एक्चुअली थॉमसन पहले आएगा, थॉमसन हो गया, एंड देन बोहर्स मॉडल हो गया, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, बोहर्स मॉडल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, क्या क्या उनसे रिलेटेड चीजें हैं। देन एटॉमिक नंबर हो गया आपका, एटॉमिक मास हो गया आपका, ठीक है, एटॉमिक मास हो गया। देन यहाँ पे आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो ये तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसको तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हो सकता है कि इस बार न्यूमेरिकल देखने को मिल जाए, तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे भी आप पक्का करके जाएं, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। क्लियर।
सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये वाली है, यू हैव टू नो ऑल अबाउट द, जितने भी आपके पास साइंटिस्ट आए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की, किस एक्सपेरिमेंट से करी गई, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स के बारे में, उनके आइसोटोप्स के आगे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, एप्लीकेशंस बहुत हैं, तो उन चीजों के बारे में पता होनी चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देन इसी में जो है वो आपका आ जाता है क्वांटम नंबर्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अबाउ प्रिंसिपल हो गया, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हो गया, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एंड आप लोगों ने भी पेपर देखा होगा जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स के ऊपर। सो इस पार्ट को भी आप थोड़ा अपने दिमाग में रखें। अगर मोल कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स का मतलब क्या है, हालांकि इंपिरिकल फॉर्मूला से अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। बेसिक कंसेप्ट्स में हाउ टू फाइंड आउट द मोल्स, कैसे हमने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है, कैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट निकालना है, कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ये सब चीजें यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और मोल्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिल चुका है। यहाँ से मुझे लगता है कि हर जितने भी अभी तक टीजीटी एग्जाम हुए हैं उनमें एक क्वेश्चन जो है वो मोल कंसेप्ट से डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलता है। सो दीज टू आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, इन्हें डेफिनेटली करके जाएं, इन्हें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं ऐसे बात करूं, सॉल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें सबसे पहले मोलैरिटी, देन मोलैलिटी, देन नॉर्मेलिटी, देन आपका फॉर्मेलिटी, और यहाँ पे आ गया मोल फ्रैक्शन, देन मास परसेंटेज। अभी देखा आपने टेट के क्वेश्चन में मास परसेंटेज का क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि कहाँ किस अप्रोच तक करनी है, तो या तो सिंपल वाला फॉर्मूला होगा, या फिर आप जब दो क्वांटिटीज को आपस में करवाते हो, डिफरेंशिएट करवाते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, या फिर n1 v1 इज इक्वल्स टू n2 v2। सिर्फ इस अप्रोच तक आपको पढ़ना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। इनके लिए एनसीईआरटीज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको एक एक वो क्वेश्चन करना है, या आपने अपने +1 +2 में जो भी रेफरेंस बुक को फॉलो किया था, चाहे वो मॉडर्न की थी, चाहे वो दिनेश की थी, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड की थी, एनी बुक, उसमें जितने आपके न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, जो भी आपको लगता है कि एनसीईआरटी से मेल खाते हैं, सिर्फ उतना ही करके जाना है, दैट इज इनफ टू ऑल ऑफ यू। कोई भी इसके बाहर से क्वेश्चन इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्लियर है ये बात। सो ये हो गया न्यूमेरिकल वाला पार्ट यहाँ से। अब सॉल्यूशन में ना हम आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, जहां से डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस हो गया, फिर आपका ट्रू सॉल्यूशन हो गया, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाता है। देन आपके सस्पेंशन हो गए, कोलॉइड फॉर्म हो गए, वैसे तो वो आप सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। सो टाइप्स होगी सॉल्यूशन की। देन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। आइडियल और रियल गैस के बीच में डिफरेंस हो गया। देन आपके क्या हो गए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हो गए, वॉन्ट हॉफ फैक्टर हो गया, और आपने देखा होगा कि वॉन्ट हॉफ फैक्टर के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, हालांकि एक क्वेश्चन तो इसमें देखने को मिलता ही है। सो दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, और इनमें अगर मैं बोलूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सॉल्यूशन। अगर प्रायोरिटी भी दूं तो सबसे पहले सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जहां पे मोलैरिटी, मोलैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और सेकंड में मैं प्रायोरिटी दूंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। ठीक इसी तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तो कॉमन है कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इसमें जो भी लॉज है, लाइक बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गै-लुसैक्स लॉ हो गया, देन एवोगैड्रोस लॉ हो गया, इनका कंसेप्ट, इनके फॉर्मूले ये पता होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन, अगर कोई स्पेशल यूनिट है तो वो ग्राफ, एंड आपका फिर आएगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट।
यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर प्रायोरिटी दी जाएगी तो वैन डर वाल इक्वेशन से रिलेटेड, वैन डर वाल इक्वेशन में स्पेशली जो इसके कॉन्स्टेंट्स हैं लाइक ए एंड बी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या मतलब उनका आपके पास क्या सिग्निफिकेंस है, या फिर इनके पूछ लिए जाएंगे आपसे यूनिट्स। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट एक काइनेटिक एनर्जी वाला है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछ लेते हैं कि वहां पे काइनेटिक एनर्जी का क्या स्टेटस आपके पास देखने को मिलेगा। सो स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर मैं बात करूं तो लॉज के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन, यूजेस, डेफिनेशन, यूनिट्स, ये सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर आर द लॉज। देन यू कैन गो फॉर द वैन डर वाल इक्वेशन, उसके यूनिट्स वगैरह देख लो। रियल और आइडियल गैस से रिलेटेड अगर कोई डेरिवेशन पार्ट है तो आप उसे यहाँ पे देख सकते हो। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जहां पे आप उनको स्टडी करते हो, दीज वन आर द इम्पॉर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, मोल कंसेप्ट देखा, सॉल्यूशन देखा, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, स्टेट ऑफ मैटर, एंड लास्ट ये वाला चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये वो चैप्टर्स 5 चैप्टर्स हैं जहां से हर हाल में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद के वो चैप्टर्स हैं वो मतलब ऐसा होता है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है। सो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले यहाँ पे तो रेट लॉस के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर मॉलिक्यूलरिटी। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलरिटी हो गया, फिर आपकी जितनी भी डेरिवेशंस हैं यहाँ पे, नॉट गो फॉर द डेरिवेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला पे फोकस करना है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपके आ जाएंगे ग्राफ। Then the most important topic of this chapter is हाफ लाइफ पीरियड, जहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अभी तक जितने टॉपिक्स लिखे हैं इसमें अगर प्रायोरिटी दूं तो हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी में आगे आपके आ जाते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस एंड कोलिजन थ्योरी। हालांकि कोलिजन थ्योरी पे अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट स्टेटमेंट फॉर्म में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एंड सूडो ऑर्डर के बारे में तो वैसे भी जनरली वहां पे क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और अगर यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल पार्ट की बात करूं तो एक हाफ लाइफ पीरियड पे ये डेफिनेटली ये वाले न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने हैं। एंड एक इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। सिर्फ ये 2 पार्ट्स, कोई टिपिकल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एनसीईआरटीज में या फिर मॉडर्न की बुक में जो बीच में क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उन्हें भी कर लोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी वहां से ही आ जाता है। इस बार आपने अगर टेट का एग्जाम देखा होगा या आपने पिछले टीजीटी के एग्जाम भी देखे होंगे, तो वहां पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो एनसीईआरटीज में मेंशन है। इवन वो इतने थे कि वहां पे उनके टर्म्स भी चेंज नहीं करी गई थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें उसमें डिजिट्स चेंज कर दिए गए थे, बट एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। अभी बुक के बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहाँ पे एक लीच चैटलियस प्रिंसिपल है, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से ही अभी तक एक आधा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। और इस चैप्टर से अभी तक कितने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, या तो वो रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में पूछ लेंगे। सो ये इसको आप लीस्ट प्रायोरिटी में रख सकते हो। अदरवाइज केमिकल काइनेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आई सजेस्ट इसे भी एटलीस्ट एक बार तो स्टडी करके जाए। अगर ज्यादा नहीं करना है तो थ्योरेटिकल वाला पार्ट तो यहाँ पे पढ़ना ही है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कॉन्जुगेटेड बेसिस या फिर कॉन्जुगेटेड एसिड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर बफर सॉल्यूशन, हालांकि अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट हो सकता है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ लें कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो थर्मोडायनेमिक्स, एंड एज वी ऑल नो दैट थर्मोडायनेमिक्स में पहले तो सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, लॉज। और 3 ही लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट डील्स विद द एनर्जी, सेकंड डील्स विद द एंट्रोपी, एंड थर्ड आल्सो डील्स विद समहाउ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, और एंट्रोपी के साथ ही वो डील करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स से अभी तक कोई न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो देखने को नहीं मिला है। यहाँ से क्या होता है, आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली लॉज के ऊपर।
लॉस के ऊपर, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गिव्स एनर्जी के ऊपर, जहां पे स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उन्होंने क्या किया होगा, फॉर्मूला में कुछ चेंजेस किए होंगे, इंक्रीज डिक्रीज किया होगा, उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम, उसके एग्जाम्पल्स, देन लॉज, जितने भी 3 लॉज हैं, गिव्स एनर्जी, और यहाँ पे हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को भी मिले हैं, दैट आर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये वाला पार्ट जो है वो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और आप पढ़ते हो स्टेट वेरिएबल्स के बारे में, स्टेट वेरिएबल्स हो गए, या फिर आपके हो गए स्टेट फंक्शंस, साइक्लिक फंक्शंस, साइक्लिक पाथ, ये सब चीजें, छोटी छोटी जो चीजें, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आता है। और आपने देखा होगा शायद 2018 में या 2020 में उन्होंने डायरेक्ट पूछा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नीचे ऑप्शंस दिए हुए थे और आपको डायरेक्ट फाइंड आउट करना था। लॉस के ऊपर जो अभी तक क्वेश्चंस आए हैं वो डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर आए हैं, या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में एक आधा क्वेश्चन आया है, ज्यादा क्वेश्चन देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। बट दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गिव्स एनर्जी पक्का पढ़ के जाएं, इंटेंसिव एक्सटेंसिव हो गया, सिस्टम्स हो गए, एंड देन लॉस हो गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन अभी तक, एक या सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिले हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं, सो यहाँ से हो सकता है कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले अगर एक जर्नल बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी सेल्स हैं ये, एंड देन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे हम ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। देन आपका कापा आ जाता है जिसमें हम मोलर कंडक्टेंस, या फिर आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनके फॉर्मूला, इनमें यूनिट्स, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनके न्यूमेरिकल्स, यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक। और यहाँ पे कुछ कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास क्या होते हैं, या फिर आपके पास मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बीच में डिफरेंस है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। और लास्ट में आपके पास आते हैं फ्यूल सेल्स, या फिर मैं बोलूंगी बैटरीज। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लो, सिर्फ इतना है, अगर इनमें भी मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो जो आपकी ये छोटी छोटी टर्म्स है ना, लाइक आपकी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, देन आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से इतनी चीजों को कर लो, क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। बेसिक पार्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, टेम्परेचर के साथ कंडक्शन की क्या वेरिएशन होती है, मेटल में इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, यू कैन ऑल्सो एनालाइज द पेपर, ठीक। और लास्ट में आपने देखा होगा बैटरीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं सेकेंडरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी है, या फिर फ्यूल सेल है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड के ऊपर जो भी रिएक्शंस होती हैं उन्हें डेफिनेटली करके जाएं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में वहां से क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्ट ब्रिज के ऊपर अभी तक इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो हो सकता है कि सॉल्ट ब्रिज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री, और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो यहां से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहां से। और यहाँ पे सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, इनकी डेफिनेशन, और अगर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है तो इनके जो एप्लीकेशन है या फिर इनके जो यूजेस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किस किस फैक्टर के ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। देन आपका फिजिकल या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा। एक इसमें लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ठीक, लैंगमुयर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जिसे कहते हैं, वहां से उसको इतना कर लो, मतलब उसके 3 केसेस हैं, इतना स्टडी कर लो कि आप उसके ग्राफ को पढ़ सको। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तक यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, बट क्योंकि पेपर HPPSC द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, सो मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्ट को आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा नया टॉपिक आएगा एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट वन आल्सो। लास्ट में हम गोल्ड नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो भी आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशंस हो गए या फिर आपके सस्पेंशन के बारे में हो गया, सस्पेंशन के बाद जितने भी ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट वगैरह चीजें हैं, स्कैटरिंग है, छोटी छोटी टर्म्स के ऊपर सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ के जाओगे तो मोर देन इनफ है। बस इतना ट्राई कर लेना कि आप सरफेस केमिस्ट्री है जितना भी आपको लग रहा है कि कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, इसके हैंड रिटन नोट्स बना लेना, एक बार अपने हाथ से गो थ्रू हो जाना इन चैप्टर्स से। क्लियर है ये बात? सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉलिड स्टेट, फर्स्ट पार्ट इसमें क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। स्पेशली यहाँ पे जो है वो किसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे एक टर्म आती है एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर उन्होंने दिया होगा कोई एग्जांपल और पूछा होगा बताओ क्रिस्टलाइन है या फिर अमोर्फस है या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में। यहाँ पे इसके बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है सो दैट वन इज अबाउट की आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पैकिंग एफिशिएंसी के ऊपर। देन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। देन क्रिस्टल लैटिस, कौन सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, कौन सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, इसके ऊपर क्वेश्चन हो गया। देन रेडियस रेशियो, हालांकि अभी तक इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नया क्वेश्चन यहां से डल जाए। देन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इनकी डेफिनेशन, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर, चाहे वो HCP है चाहे वो CCP है, उन सभी के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपको पता होने चाहिए। इनका एक रिलेशन है कि जैसे टेट्राहेड्रल कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, सो दैट इज। एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट आर द डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स में भी स्कॉट की और फ्रैंकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद F सेंटर के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। एंड देन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेंगे, दैट इज डाया एंड पैरामैग्नेटिक, और जो आपके कॉम्प्लेक्स में जहां पे आप फेरोमैग्नेटिक या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरीमैग्नेटिक वर्ड्स का यूज करते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। सो आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो ये तीन मैंने लास्ट में बोले हैं, इनके एग्जाम्पल्स पक्का करके जाने हैं, कि जैसे जिंक ऑक्साइड है या फिर फेरस ऑक्साइड है, ये किसमें आता है, और यहीं से एक क्वेश्चन जो है वो डोमेन्स के ऊपर पूछा जाता है। डोमेन्स यू नो ना, जिसे हम डाइपोल मूवमेंट के हेल्प से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो किसके केस में डाइपोल मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, किसमें इक्वल और अनइक्वल है, किसमें बिल्कुल पैरेलल है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, डेफिनेशन भी पढ़ोगे ना, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल भी देखोगे तो आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। सॉलिड स्टेट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर है, आराम से क्वेश्चंस निकल जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा टफ काम नहीं है। सो ये चैप्टर डेफिनेटली करके जाएं, ताकि एक भी क्वेश्चन आ रहा है देन यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ वेयर डू वी स्टडी। अब देखो, अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की, सो यहाँ पे और बात करी जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक की, तो एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि एनसीईआरटी से एक बार जाओ, एक बार गो थ्रू हो जाओ, जो कंसेप्ट वाले पार्ट है, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री हो गया आपका, सॉलिड स्टेट हो गया, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर दैट। सॉल्यूशन वाले का जो कंसेप्ट वाला पार्ट है, अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, तो वो एनसीईआरटी से ही आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मैं इसी को दूंगी कि एनसीईआरटी तो पढ़ लो, लेकिन हाँ इसमें ये है, इतना कर लो कि एक बार तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने +1 या +2 में जो भी रेफरेंस बुक यूज करी थी, चाहे वो कोई भी पब्लिशर की थी, उसको एक बार जरूर पढ़ो, ठीक। उसमें इतना पार्ट पढ़ लो कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको वहां से करना है। जितने भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स के बीच में दिए गए हैं या फिर लास्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करी होती है, सिर्फ उन्हें करना है आपको, ज्यादा भी नहीं जाना है।
ज्यादा भी नहीं वो करना है, जैसे कि अर्हीनियस इक्वेशन तक चले जाओ, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में अर्हीनियस इक्वेशन होती है, नॉनेस्ट इक्वेशन होती है, वहां तक नहीं जाना है। सिर्फ हमने कहां तक करना है, जो भी हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं या फिर यूनिट से रिलेटेड है या फिर हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड है, सिर्फ उतना करना है। ठीक, तो जब भी आप एक बार एनसीईआरटीज पढ़ लो, अपने दूसरे मतलब एक बार नोट्स बना लो, चाहे किसी भी बुक से बनाओ, एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है मत पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक उठा लो डायरेक्ट, ठीक है, एक बार उसको कर लो, नोट्स बना लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स आए हैं उन सभी को एक बार सॉल्व करके जरूर देखना है। और यहाँ पे जो भी कंसेप्ट वाला पार्ट है, जब आप उसे एनालाइज करोगे ना, यू हैव टू सी कि यहाँ पे वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए होंगे। सो इतना टफ वाला काम नहीं है। और अगर आपके मन में ये डाउट है कि एचपीपीएससी कंडक्ट करवाएगा तो वो केमिस्ट्री के बाहर से तो कुछ नहीं आएगा ना, क्वेश्चन से घुमा फिरा के डाला होगा। सो आई मस्ट सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि एक बार हैंड रिटन नोट्स बना लो, उन्हें बार बार रिवाइज कर लो, न्यूमेरिकल्स अपने हाथ से करके देखो, डेफिनेटली क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ भी चीजें अपने आप से नहीं होती हैं। एंड लास्ट में, इफ यू वांट टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर द न्यूमेरिकल्स, देन हमारे पास एक मैगजीन आती है, दैट इज द यूथ कॉम्पिटिशन टाइम, आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आप डायरेक्ट चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो या फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, सो इनफ है, यहाँ तक जाने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये वाली बुक्स में न्यूमेरिकल दिए गए हैं ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर ज्यादा सोर्सेज करोगे तो कंफ्यूजन भी होगा। सो अगर लिमिटेड सोर्सेज की बात करूं एंड दैट आर बेनिफिशियल, बुक के बाहर से कुछ नहीं आता, तो वहां पे सिर्फ आप इन बुक्स पे भी फोकस कर लो, दैट आर इनफ। ठीक, अभी जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था कि इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है इनऑर्गेनिक में। बट फिजिकल के लिए मैं ये कहूंगी कि हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जैसे ये देखो 2020 में क्वेश्चन आया है, ये मोल कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास, सो 0.64 डिवाइडेड बाय 64 बन जाएगा। सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 प्लस 32 आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा, डिवाइड कर को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो यू हैव टू एनालाइज हियर कि मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स या फिर एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पूछा जा रहा है, या फिर एवोगैड्रो नंबर, या फिर सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक, इसी तरह से अगर एक और क्वेश्चन को एनालाइज करें, जैसे आप देख सकते हैं, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, जहां पे आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, जीरो, क्योंकि जब एब्सोल्यूट जीरो है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है, वो जीरो हो जाएगी। सो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, थर्मोडायनामिक्स का है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, जो अमाउंट पे प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं डिपेंड करता है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो हमें जरूरत होती है कि कितना अमाउंट प्रेजेंट है, मास में हमें पता होना चाहिए, एंट्रोपी में पता होना चाहिए, बट टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट, चाहे चीजें बहुत ज्यादा है चाहे चीजें थोड़ी है, हमें तो सिर्फ टेम्परेचर से लेना देना है। सो इस तरीके से क्या होता है कि चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज फ्रॉम द सॉल्यूशन वाला चैप्टर है ये, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है और उसके बाद जो फैक्टर्स हैं वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो 4 टाइप्स हैं, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके जो फॉर्मूला है, और अगर इनमें कोई स्पेशल कांस्टेंट जैसे डेल्टा टी बी या फिर डेल्टा टी एफ, जिसे क्रायोस्कोपिक और एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और इनके यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन में हम ऑस्मोसिस या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। इनके जो हमारे पास डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दैट आर इंपॉर्टेंट। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, सो सॉल्यूशन ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से मिल जाए, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं,
So here the next question like half life period that is from the chemical kinetics. So direct जो है वो half life period के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा that is second order reaction. इसी तरीके से ये जो है वो आपका कहाँ से सॉलिड स्टेट से है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि डिफेक्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है. तो यहाँ पे डोपिंग के बारे में पूछा गया है कि फॉरेन अगर पार्टिकल्स को आप ऐड करते हो तो उसे डोपिंग कहा जाता है, और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में देखने को मिलता है जहां पे आप एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्टिंग्विश करते हो. इसी तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. और देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि एनोड के ऊपर क्या होगा. मैंने कहा था कि अगर ये चैप्टर्स हैं, अगर आप इनका फोबिया लाओगे ना मन में तो चीजें डिफिकल्ट लगेंगी. आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि एनोड की साइड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. और अगर क्वेश्चन घुमा के कोई पूछ भी लेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ लेगा कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है, प्योर मेटल कहाँ पे मिलती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो रहा है. सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं, कंसेप्ट वही रहता है. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने देख लिए. न्यूमेरिकल्स हालांकि अभी तक सिर्फ मोलैरिटी पे हैं तो वो ज्यादा नहीं था, वहां पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके देखने को मिले थे, और डायरेक्ट फॉर्मूला थे. और ऐसा था उनमें कि जो भी आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला है लाइक नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. कोई भी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन वहां पे नहीं आया. अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने आते हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वहां पे जस्ट वैल्यूज को पुट करोगे और क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा. अभी तक वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हाफ सेल रिएक्शंस के ऊपर या ईएमएफ के ऊपर भी इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, तो वहां तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री. सिंपल सी बात थी, क्या करना है, थ्योरी वाला पार्ट कर लो, फॉर्मूला के अपने सारे नोट्स बना लो, न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, दैट आर इनफ. But the main point in physical chemistry that you have to do a lot of practice. So I hope that this video will help to all of you, and thank you so much.